द मंथ में बारिश की कहानियां पढ़कर ही मन मयूर नाचने लगता है। फिर नित्य बारिश से संबंधित कुछ रचनाएं भी पढ़ने को मिल जाती है, जो मन की बाकी रही कसक को भी बल दे देती है। आज एकाएक मुझे अपने पूरे जीवन के कुछ बरसात के अनुभवों और उसकी कहानियां आप सबों को शेयर करने की उत्कंठा हो रही है। मैं अपने बचपन के दिनों से अब तक की बारिश की यादों की कुछ घटनाओं को पुनः स्मरण करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे याद है उस समय मेरी उम्र 10-12 वर्ष की रही होगी। दोपहर का समय था और बरसात के दिन थे। मेरे पिताजी उन दिनों गांव में ही रहते थे। माँ की ओर से मुझे स्कूल के समय के अलावे कभी भी बेवजह घर से बाहर निकलने को मनाही होती थी। उस दिन छुट्टी का दिन था। दोपहर में माँ की नजरें बचाकर मैं अपने मित्र के साथ बगीचे में आम खाने चला गया था। हमारे जमाने में मेरे गांव में जब पशुधन मर जाते थे, फिर गिद्धों का बड़ा भोज होता था। मैं सुना करता था कि गिद्धों को दूर से ही मरे हुए पशुओं पर दृष्टि पड़ जाती है, फिर वे झुंड के झुंड पशुओं के मृत शरीर के भोज भंडारे में बिना बुलाए आ जाते थे। बड़े बड़े गिद्ध दूर से ऐसे दिखते जैसे आदमी काले चादर ओढ़कर झुंड में बैठे हुए हैं। कई गिद्ध तो नीचे अपनी लाइन लगाए रहते थे, कई मांस नोचने में व्यस्त रहते थे, फिर कई पास के छोटे पेड़ों पर ऐसे जमा होकर बैठते कि पेड़ की डाली भी झुक जाती थी। गिद्धों के जुटने पर कुछ देर में ही एक पशु के शरीर से थोड़ा भी मांस नहीं बचता था। सारे अतड़ियों तक को गिद्ध नोच नोच कर खा जाते थे। बस पशुओं के शरीर की कुछ अपशिष्ट पदार्थ, गोबर और मोटी मोटी हड्डियां ही वहां पर दिखाई देती थी। उसके बाद शुरू होता था कुत्तों का भोज। बड़े बड़े गिद्ध तो बस मांस खाकर किनारे विश्राम करने को बैठ जाते थे। शरीर में हड्डियों से मांसपेशियां खत्म हो जाने के बाद कुछ पैरों और कूल्हों की हड्डियां तो खुद ही अलग हो जाती थी। कुछ को फिर कुत्ते और उसके सूख जाने के बाद कुछ को बिगड़े लड़के अलग कर देते थे। कभी कभी हमारे गांव में हड्डियों को जमा करके ले जाने वाले लोग भी आते थे। मैं अपने बड़ों से सुनता था, यह हड्डियां कारखानों में जाता है, शायद इसे चीनी या और अन्य कुछ पदार्थों की उत्पादन के समय उसमें इसका उपयोग होता है। इससे उर्वरक बनाने और अन्य कई कार्यों में इसका उपयोग होता है। आजकल तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो पैसे कमाने के चक्कर में पशुओं की चर्बी और हड्डियों से नकली घी तक का निर्माण कर देते हैं। हमारे गांव में उन दिनों ऐसे चर्मकार होते थे, जो मृत पशुओं को घर से उठाकर ले जाते और उनके शरीर का ऊपरी चमड़ा निकालकर उसे वहीं छोड़ देते थे। फिर उस खाल को बाहर कहीं बेचा अन्य कामों में उपयोग किया जाता था। उसके लिए गांव के बाहर कहीं किसी बगीचे में, तो कहीं किसी टीले पर हर गांव में कुछ खास स्थान निर्धारित होता था। मेरे गांव में भी ऐसा 2-3 स्थान था जहां पर पशुओं को चमड़े उतारने के बाद छोड़ दिया जाता था और फिर शुरू होता था गिद्ध भंडारा, जिसमें कौओं और कुत्तों की भी चांदी होती थी। रात्रि में बचे खुचे माल पर सियार भी अवश्य ही अपनी दांत साफ और पैने करते होंगे। फिर बची खुची हड्डियां गांव के सभी बगीचों, आसपास के खेतों आदि में कुत्तों के द्वारा बिखेर दी जाती थी। क्योंकि उसमें घुटने, पैरों, कुल्हों और अन्य जोड़ के भागों में बचे हुए कुछ मांसपेशियों के सूखे तांत पर कुत्ते अपनी दांत साफ करते थे। इन दिनों अब तो गिद्ध दिखाई नहीं देता है। इक्के दुक्के कौवे और कुत्ते ही बस दिखाई देते हैं। कुछ लोग कहते हैं नए गिद्धों को देखकर पुराने गिद्धों ने धरती से किनारा कर लिया। आम मारने के झटहे लकड़ी का हरा या सूखा टुकड़ा अक्सर पेड़ की डाली पर ही विश्राम करने लगते थे। परंतु पशुओं की पैरों की हड्डियों से आम मारने, झाड़ने का कुछ अलग ही आनंद होता था। उसके भारी होने के कारण उनको पेड़ पर फंसकर विश्राम करने लगने का मौका थोड़ा ही कम होता था। फिर हम जैसे कुछ लड़कों को हड्डियों को पेड़ पर फेंककर तोड़े गए आम खाने से परहेज नहीं होती थी। उसका कारण यह नहीं कि हमारे घर में शुचिता की शिक्षा नहीं दी जाती थी। बस इसका कारण तो यह था कि कौन कितना निडर है, जो हड्डियों को फेंककर तोड़े गए आम कौन खा सकता है, या कौन है जो सूखी हड्डियों को दांत से चबाकर थूक देने में भी नहीं डरता है। फिर वह बचपन था, सबको कुछ न कुछ नया करने का जुनून सवार होता था। इसी तरह हम दो दोस्त काली घटाओं के बाद भी कच्चे आमों की लालच में बगीचे में पहुंच गए थे। कुछ ही देर में तेज हवाएं और आंधियां चलने लगी। फिर क्या था, इतने आम गिर रहे थे कि बटोरने वाला भी थक जाए।
हम दोनों के पास न तो गमछा था, न ही कोई थैला, आम रखने के नाम पर पहने हुए बनियान के अलावा और कुछ नहीं था। हम दोनों ने अपनी अपनी बनियान उतार कर उसमें ही ऊपर से गांठ लगाकर झोला तैयार कर लिया। पर अफसोस अब छोटी बनियान से छोटा ही थैला तैयार हुआ, आधी बनियान तो गांठ लगाने में ही चली गई थी। अब जोरों की हवाओं से कड़कड़ाते खड़खड़ाते हुए टहनियों के बीच में भी सिर पर डाली या पेड़ गिर जाने का भय अब किसे था। बस कभी तिरछी नजरों से देख लेते थे कि कहीं कोई पेड़ गिर तो नहीं रहा है न, क्योंकि बचपन में हम सुना करते थे कि फलाना व्यक्ति के ऊपर आंधी में आम या जामुन का पेड़ गिर पड़ा था। इसी बीच हम दोनों से थोड़ी दूर पर एक गुल के पेड़ की एक टहनी कड़कड़ा कर गिर पड़ी। हम दोनों डरकर बगीचे से किनारे भाग गए कि कहीं और कोई टहनी न गिर जाए। ईश्वर को धन्यवाद किया, शुक्र है हम बच गए हैं। कुछ ही देर में हवाएं कम हो गई और फिर वर्षा का जोर चलने लगा। दौड़कर हम दोनों ने एक बड़े पेड़ के नीचे जड़ के पास शरण ली। पेड़ों की जड़ों में बिच्छुओं और सांप आदि का भी डर बना रहता था। फिर भी हम दोनों वहीं डटे रहे, हमें तो बस पानी से अपना थोड़ा बचाव करना था। वहां भी कितने देर तक पत्तों पर पानी टंकता, फिर मोटी मोटी बूंदें कुछ ही देर में आने लगी थी। काफी देर तक बारिश होती रही। पेड़ के नीचे खड़े होने के बाद भी हम दोनों भीग ही चुके थे। अब भी बारिश खुलने का नाम ले रही थी। हमने बारिश में ही अब घर चलने का फैसला किया। पर आम के साथ साथ मेरे दोस्त को अब टूट कर गिरे हुए उस साधारण से गुल के पेड़ की टहनी पर भी लालच हो गई थी। उसे अपने घर के आंगन में करेले की लता को झांकी देने के लिए गाड़ना था। उसकी दादी उसे कई दिन पूर्व से ही कह रही थी। फिर क्या था, हम दोनों ने उस टहनी को भी घर ले आने के लिए कमर कस लिया। दोनों के एक एक हाथ में कच्चे आमों की गठरी थी, फिर भी हम दोनों ने एक एक हाथ से जोर लगाकर उसे घसीटते हुए घर के लिए चल दिए। कुछ ही दूर चलने पर हम दोनों को लगा इसे घसीट कर ले जाना हम दोनों के बस की बात नहीं है। पर मैं भी कुछ कर गुजरने के लिए साहस से भरा हुआ था। मैंने अपने दोस्त को हिम्मत दी। अरे जोर लगाओ, कम से कम घर नहीं ले जा सकेंगे तो इधर ही खलिहान वाले खेत में तो रख ही देंगे। फिर क्या था, हम दोनों ने उसे घसीटना शुरू किया। खेतों में हर जगह पानी भरी हुई थी, कहीं कहीं पानी पर खींचने में लगता था इसे हम घर पहुंचा देंगे, पर कहीं मेड़ में टहनी फंस जाती तो फिर ऐसा लगता था ऐसे ही छोड़कर घर जाना पड़ेगा। किसी किसी खेत में जुताई होने के कारण कीचड़ इतना था कि हमारे घुटने उसके अंदर डूब जाते थे। फिर भी हम दोनों ने हिम्मत नहीं हारी, उस झमाझम बारिश में भी उसे खींचते रहे। अब तो मुझे अपनी माँ और घर के किसी सदस्य के देख लेने का भी डर सता रहा था, जो मुझे इस हाल में देखते तो बिना मेरी खबर लिए नहीं छोड़ते। लेकिन मैं थोड़ा निश्चिंत इसलिए था कि बस कह दूंगा, किशोर ने अपने साथ मुझे भी खींचने को कहा है, क्योंकि पेड़ की टहनी वह अपने घर के लिए ही लाया है। अब एक जगह ऐसा हुआ, गठरी हाथ से छूट गई और आम भी बिखर गया। मैं सोचने लगा अब क्या करूं। मैंने कहा चलो मैं आम नहीं ले जाऊंगा, वैसे भी इसे कहाँ रखूंगा, किसे दूंगा। माँ ने देख लिया तब तो मेरी जान ही ले लेगी। दोस्त ने कहा चलो हम इसे अपने दालान में भूसे में रख देंगे। मैंने कहा ठीक है, पर अब इसे तुम्हें अपनी गठरी में ही रखना पड़ेगा, मैं तो भाई अपनी बनियान पहन लेता हूँ। मेरे दोस्त ने कहा पर इस बरसात में कौन हम लोगों को देखेगा, सभी अपने अपने घर में दुबके पड़े होंगे। मैंने कहा तू मेरी माँ को नहीं जानते हो, वह जरूर मुझे ढूंढ रही होगी, नहीं मिलने पर दरवाजे पर ही मेरी राह देख रही होगी। मुझे अब इन आमों से कोई मतलब नहीं है। पर मित्र की गठरी में भी ज्यादा जगह नहीं था, कुछ आमों को रखकर बाकी सबको हम दोनों ने वहीं छोड़ दिया। फिर टहनी को लेकर घर की ओर बढ़ गए। घर से बगीचे की दूरी 1 किलोमीटर के करीब रही होगी। अब हम अपने घर के पास पहुंच गए थे। मित्र का घर गांव से बाहर ही था। उसके दरवाजे पर ही डंठल को छोड़कर मैं जल्दी से अपने घर की ओर निकल गया। जैसा हमने सोचा था वैसा ही हुआ। माँ सचमुच में दरवाजे के पास निहारती हुई मुझे इंतजार कर रही थी। पास पहुंचते ही माँ ने सवालों की झड़ी लगा दी। मैंने सफाई पेश किया, माँ किशोर के साथ शौच के लिए बगीचे में चला गया था। वहीं बारिश होने लगी थी, फिर हम पेड़ के नीचे रुक गए थे। पर माँ को समझते देर न लगी कि मैं उन्हें कहानी सुना रहा हूँ।
मैंने कहा, अगर बारिश ही शुरू होने वाली थी तो तू दौड़कर घर क्यों नहीं आया, इतनी देर बगीचे में ही क्यों बैठा रहा? इतनी आंधी में अगर तुम्हें कहीं कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? उनके कान पकड़ते ही मैं भूत की तरह बकने लगा था। माँ ने डांट लगाकर आगे से ऐसा न करने की नसीहत देकर मुझे छोड़ दिया। मैंने भी आगे से ऐसा न करने को कहकर माफी मांग लिया था।